हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 8 के चैप्टर 7 तक का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 8 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है, खिलाफत आंदोलन ने यह मांग की खलीफा को मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। दूसरा है, खिलाफत आंदोलन में कट्टरपंथी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना आज़ाद जैसे युवा नेताओं ने किया था। तीसरा है, भारत के मुस्लिम नेताओं ने खिलाफत को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जो भारतीय मुस्लिम समुदाय को एकजुट कर सके। चौथा है, 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति के दिल्ली सम्मेलन ने बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन को शुरू करने का फैसला किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करे। अगला प्रश्न है, निम्न में से आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह कहाँ किए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ के पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खेड़ा गुजरात। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराबों की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संयुक्त प्रांत में स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में भूमिका निभाई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत में स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चौरी चौरा कांड कब हुआ।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फरवरी 1922 में। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरा चौरी पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। दूसरा है, असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी ने अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। तीसरा है, CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। चौथा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नेताओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में साइमन आयोग कब भारत भेजा? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1927 में। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला किया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पहला है, इस आयोग ने भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। दूसरा है, यह एक 7 सदस्यीय आयोग था जिसमें मात्र एक भारतीय सदस्य शामिल था। तीसरा है, आयोग का उद्देश्य भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना और भावी सांविधानिक सुधारों पर सुझाव देना था। चौथा है, इस आयोग ने भारत से वर्मा, मुंबई से सिंध और उड़ीसा से बिहार को अलग करने का सुझाव भी दिया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य पर फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। यह एक 7 सदस्यीय आयोग था जिसके सभी 7 सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं करने के कारण ही इसे व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। आयोग ने केंद्रीय स्तर पर किसी भी बदलाव को करने से मना कर दिया। इसने मतदान के अधिकार को वर्तमान 3% से बढ़ाकर 15% करने की सिफारिश की।
इसने भारत से बर्मा, बम्बई से सिंध और उड़ीसा से बिहार को अलग करने का प्रस्ताव भी दिया। अगला प्रश्न है, 1929 के अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 20 के दशक के मध्य में दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क था। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर कब देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930 को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क था। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, भगत सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1928 में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठी चार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, कब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 17 दिसंबर 1928 को। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। उन्होंने 1928 में कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये कथन गलत है। भगत सिंह ने अपनी साथी बी के दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। ये सही है। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है। ये सही है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये कथन भी सही है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठी चार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी।
अपने साथी राष्ट्रवादी बी के दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उनके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को जब फांसी दी गई तब उनकी उम्र क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 23। अपने साथी राष्ट्रवादी बी के दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उनके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च का कब ऐलान किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी यात्रा का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा का ऐलान किया था। दूसरा है, गांधी जी ने उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। तीसरा है, दांडी मार्च की सफलता के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल अंबाबाई का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक से। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं कर्नाटक की अंबाबाई राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया।
युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत सरकार ने प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता का प्रावधान किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के लिए परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रांतीय विधायिकाओं में सरकार ने चुनाव का ऐलान कब किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1937 में। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय विधायिकाओं का चुनाव का ऐलान 1937 में किया। दूसरा है, इन चुनावों के परिणाम में कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। तीसरा है, प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर में 1939 दूसरा विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को भी युद्ध में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है, वीर लखन नायक डैश के एक प्रसिद्ध आदिवासी नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई लोगों को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक को भी फांसी पर लटका दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत को छोड़ दें। दूसरा है, गांधी जी ने जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसक ढंग से विद्रोह करें। तीसरा है, इसने सामान्य रूप से श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। चौथा है, यह आंदोलन भारत अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और चौथा कथन सही है। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया।
किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और राजसत्ता के प्रतीकों पर हमला हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने देश, पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए कब प्रस्ताव पारित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के स्वतंत्र राज्यों की मांग के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है, 1937 में मुस्लिम संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे फासला और बढ़ गया। दूसरा है, 1930 के दशक के आखिर सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। तीसरा है, खां अब्दुल गफ्फार खां ने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। 1930 के दशक के आखिर सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और मां अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिन्ना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। दूसरा है, जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। तीसरा है, मुस्लिम लीग के 1930 के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा। चौथा है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक सत्र की अध्यक्षता की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा कथन असत्य है। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे प्रमुख प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुँचे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लास 9 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।